Okay, students, so I have already explained to you what is trading account, what is profit and loss account and what is balance sheet. अब हम करेंगे फाइनल अकाउंट बनाने के रूल्स पहले पढ़ लेते हैं। देखो अब हमें क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है और उसके लिए आपको चाहिए ट्रायल बैलेंस। आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होगा, आपको याद है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंट, जितने भी मैंने अकाउंट बनाए उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डेबिट में क्या आता है, डेबिट में आता है एसेट्स आता है, जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब डेबिट में आता है। क्रेडिट में जो मेरी लायबिलिटी होती है, मुझे किसी को पे करना होता है, कैपिटल्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, वो सब कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच करता है, याद है। और याद है अगर मैच नहीं करता था तो हम सस्पेंस अकाउंट डालते थे 11th के अंदर। ओके, तो अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, देखो अब हमें बनाना है अकाउंट्स बनाने हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। कहां से बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो फाइनल अकाउंट बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट है 3 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये रूल हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये माइंड में आप बैठा दो कि ये 3 रूल आप कभी नहीं भूलोगे। पहला रूल क्या है, ट्रायल बैलेंस आइटम विल अपेयर ओनली वन। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में आ गया ना वो एक ही बार आएगा। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आ गया तो वो एक ही बार आएगा, या तो वो ट्रेडिंग में आएगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आइटम, लेट्स सपोज ट्रायल बैलेंस में आइटम है 1000, तो वो 1000 आपने ट्रेडिंग में भी डाल दिया, 1000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल दिया। नहीं, वो एक ही जगह आएगा, या तो यहां या फिर यहां या फिर यहां, इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। अब ये कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मालूम चल चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चे जो सामान बनाने में लगते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो सामान बेचने में और जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो वहां जाते हैं। अच्छा, दूसरा, एवरी एडजस्टमेंट, एवरी आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट होगी। सर ये एडजस्टमेंट क्या होती है, देखो एडजस्टमेंट होती है साल खत्म होता है ना उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब हमें कुछ नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। साल पूरा खत्म हुआ, हमें मालूम चल रहा है इतने डेटर्स पे इतने लोग पैसा नहीं देंगे, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, इतना हमें लोगों को पे करना है। तो साल भर की जब अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमें मालूम चलता है हमने इनकी एंट्रीज नहीं की है या इसका एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया तो बट ऑब्वियस हमें उनको पे या उनको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करेंगे तो एंट्री पास होगी, और एंट्री पास होगी तो क्या होगा, एंट्री पास होगी तो डेबिट होगा और क्रेडिट, 2 इफेक्ट होंगे। तो ध्यान रखना, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ 2 इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, 2 इफेक्ट 100% होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडजस्टमेंट का 1 इफेक्ट होगा। हाँ, कभी कभी, अभी आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे ना जब हम मालूम चलेगा। कभी कभी जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होता है ना वो इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट और इंफॉर्मेशन में फर्क है। एडजस्टमेंट होती है जो एक फ्रेश एंट्री करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन होती है ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, वो एडजस्टमेंट है ही नहीं। इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट में फर्क होता है, पर वो अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर है, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा अब आए, और जो एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार आएगा। ध्यान रखना मन में 2 बार। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो कहां कहां आएगा, तो बहुत सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पता है ना आपको, खर्चा या इनकम, पता है आपको, 11th में पढ़ा चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट जो भी खर्चा जो भी इनकम होता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर आने वाला होता है वो नॉमिनल अकाउंट, और उसका जो इफेक्ट होगा वो कहां जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना सबको ट्रांसफर करेंगे या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई तीसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, और पर्सनल और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स अकाउंट, वाई अकाउट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट एक्सेट्रा, पर्सनल अकाउंट है। रिलायंस अकाउंट, विप्रो अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब कहां जाएंगे, ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रूल ध्यान रखोगे। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आएगा, मन में डाल दो। एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार आएगा हमेशा। ओके, कहां जाएगा, नॉमिनल का ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में कब, जब वो डायरेक्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कब, जब वो
इनडायरेक्ट खर्चा है, बेचने का खर्चा। और पर्सनल और रियल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। नेवर एवर पर्सनल और रियल अकाउंट कभी भी नॉमिनल अकाउंट में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। और एक और बात आपको बताई थी, एडजस्टमेंट और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है, जो आपको थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। समझ में आया आपको? यहां तक आपको सारे पॉइंट समझ में आए? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखो आपने क्लास 11 में सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो अब हम करेंगे कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स करेंगे, जिससे हम क्लास 11 का रिवाइज भी कर ले और इससे हमारे सारे क्वेश्चंस भी 12th के अंदर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ स्पेशल एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, उसके इफेक्ट बताऊंगा, एंड देन वी विल मूव टू द फुल फ्लैश क्वेश्चन। पर अभी हम कंसंट्रेट करेंगे एडजस्टमेंट के अंदर। ओके, तो ये 3 रूल आप कहीं ना कहीं लिख दो प्लीज। ये 3 रूल एक फ्रेश पेज लो और लिख दो कि ये 3 रूल आपको याद होने चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब द एडजस्टमेंट कौन कौन सी टाइप्स की होती है। So let's start with the very first adjustment, the most important adjustment, the adjustment of the closing stock। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? देखो क्लोजिंग स्टॉक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपकी अगर सपोज करो कोई दुकान है, आप शर्ट बेचते हो, तो क्या 31 मार्च साल खत्म हुआ तो आपके सारे शर्ट्स बिक जाएंगे? आप शॉपर स्टॉप गए, शॉपर स्टॉप में 31 मार्च को आप गए, तो क्या 31 मार्च में जितना भी उनके पास सामान पड़ा है, शर्ट पड़ा है, पैंट पड़ा है, स्कर्ट पड़ा है, क्या वो सब बिक जाएगा? नहीं, वो अगले साल बेचेंगे। पर 31 मार्च को मुझे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, एज पर द लॉ मुझे बुक्स बनानी है, और बुक्स में मुझे बताना है मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है, क्या क्या खर्चे हुए। तो जो मेरे शर्ट बच गए हैं, जो मेरे शर्ट बच गए हैं, वो कहां जाएंगे? जो शर्ट मेरे बच गए हैं, जो मैंने जो पैंट नहीं बेची है, जो स्कर्ट नहीं बेचा है, वो सब कहां जाएगा? तो वो उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे। और वैल्यूएशन कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूं, पर पहले मैं आपको एंट्री बताता हूं। उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एडजस्टमेंट है। साल खत्म हुआ, 31 मार्च की रात को या 1 अप्रैल की सुबह को मैंने काउंट किया, मेरे पास 50 शर्ट पड़े हुए हैं, मेरे पास 20 पैंट पड़ी हुई है, पूरा शॉपर स्टॉप मैंने देखा, उसको मैंने काउंट किया और उसको मैंने वैल्यूएशन किया। क्या वैल्यू पे करूंगा आपको मैं बताऊंगा, और वो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो एंट्री हम करेंगे, देखो ध्यान से, क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होगी। सर ये क्या एंट्री, क्योंकि आपने समझ, अभी पूरा समझाता हूं। देखो ये आप सब 11th में पढ़ चुके हो, यहां पे मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, ये सारे कंसेप्ट 11th के हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको बेसिक इसकी नॉलेज है। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को हमने मेजर कैसे करेंगे, लिखो कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी को हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं या नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होता है उस पे से मेजर करेंगे। और ये कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव। क्लियर है? चलो यहां पे कंसेप्ट समझ में आया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा, एंट्री ये लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? देखो पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये कहां पे जाएगा? ये कौन सा अकाउंट हुआ? ये रियल अकाउंट हुआ। रियल मतलब जो मेरा एसेट है, जो मेरी प्रॉपर्टी है। व्हाट इज रियल अकाउंट? एसेट, जिसका बेनिफिट मुझे बाद में मिलता रहेगा। तो ये कहां जाएगा? दिस विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट। तो एक क्लोजिंग स्टॉक तो यहां जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक पहला जाएगा, अफेक्ट यहां जाएगा, मतलब पहला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। कौन से साइड में? एसेट के साइड में। डेबिट हो रहा है ना, डेबिट बैलेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। कहां जाएगा? डेबिट या लायबिलिटी या फिर एसेट? अरे एसेट पे जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ गया। क्लियर है? अच्छा अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सर ये तो एडजस्टमेंट है ना, दूसरा इफेक्ट भी तो आएगा। दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड में करना हमेशा। यहां जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है?
तो जो भी आपका स्टॉक बच गया, मतलब मेरा इतना स्टॉक बच गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया और उसको ट्रेडिंग में लेके चला गया। ये ट्रेडिंग में क्यों लेके गया, आपको फटाफट कंसेप्ट बताऊं क्या? अरे हमने यहाँ पे 1000 शर्ट खरीदे थे, 1000 शर्ट खरीदे, उसमें से मेरे 40 शर्ट नहीं बिके, लेट्स सपोज 200 शर्ट नहीं बिके, तो 1000 में से 200 मैंने खर्चा माइनस कर दिया। 1000 यहाँ पे मेरा खर्चा दिस इज व्हाट, दिस इज माय एक्सपेंस अकाउंट, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज इनकम। तो मैंने 1000 का खर्चा दिखा दिया, पर इस पर खर्चा 1000 का नहीं हुआ है, मेरा खर्चा सिर्फ 900 का, सॉरी 800 का हुआ है, 200 खर्चा नहीं हुआ, तो 200 मैंने यहाँ दिखा दिया। क्लियर है? और ये कंसेप्ट आपको 11 में बता चुका हूं, तो अगर आपको और इन डेप्थ में जाना 11 के कंसेप्ट भी कर लेना। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमेशा 2 होगा, ध्यान रखना। और बैलेंस शीट में एक एसेट साइड में, दूसरा कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट कहां होगा? क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो एक बैलेंस शीट में होगा, दूसरा कहां पे होगा? ट्रेडिंग में, राइट साइड के अंदर होगा, क्रेडिट साइड में, यहां पे सबसे एंड में लिखेंगे। और इसको मेजर कैसे करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर जो भी लोअर है, तो अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹2000, कॉस्ट लिखा हुआ है, एंड NRV या मार्केट वैल्यू इज ₹2100, तो दोनों में से कम क्या है? 2000 या 2021, तो 2000। तो हम यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2000, यहां लिखेंगे 2000 और यहां पे भी लिखेंगे 2000। ठीक है, अगर NRV हुई 1900 विच एवर इज लोअर, एनआरवी मतलब मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर 1900, दोनों में से कम क्या है सर? 1900। तो यहां पे भी आप 1900 लिखोगे और यहां पे भी आप 1900 लिखोगे। विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है वो हम वैल्यू लेंगे। और हम इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपका इस सिलेबस के अंदर नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन दोनों से वैल्यू कैसे निकाल दिया? वैल्यू हो गया, दोनों से जो कम होगा वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। याद नहीं करना है, कंसेप्ट बताना है, एसेट बन रहा है ना मेरा। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ओके स्टूडेंट, लेट्स नाउ डू द एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो वाले खर्चे जो मैंने अब तक पे नहीं किए। सर ऐसे खर्चे भी होते हैं? पूरा साल खत्म हो गया, लेट सपोज मार्च का 31 मार्च को मेरा क्लोजिंग होता है, 31 मार्च को मुझे मालूम चला अरे मैंने टेलीफोन जो एक्सपेंस है लेट सपोज 1000 रुपये मैंने पे नहीं किया है। भाई आप तो 31 मार्च का बिल कब पे करते हो? आप उसको पे करते हो 10 अप्रैल 15 अप्रैल को पे करते हो। इलेक्ट्रिसिटी अप्रैल में यूज करते हो तो मई में करते हो, मार्च का अप्रैल में करते हो। तो आपको पता है मार्च का नॉर्मली बिल 10,000 रुपये या फिर 1000 रुपये आने वाला टेलीफोन का, वो आपने पे नहीं किया, तो उसका अफेक्ट कैसे निकालेंगे? यहां पे आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा मुझे देना बाकी है किसी को। तो सिंपल सी बात है, देखो खर्चा तो बट ऑब्वियस खर्चा तो मेरा हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस है डेबिट। अच्छा, मुझे खर्चा किसी को देना है, मुझे भाई आज मेरा टेलीफोन का खर्चा हुआ 1000 रुपये, मुझे पता है कि मार्च का बिल मैंने पे नहीं किया। यू आर फॉलोइंग द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एज पर द एक्रूअल सिस्टम मुझे 1000 रुपये देना है, तो किसको देना है? टेलीफोन वाले को। लेट सपोज मुझे एयरटेल को देना है, तो मैं क्या करूंगा? उस पार्टी को देना है। किसको देना है? पार्टी को। और पार्टी का नाम क्या है? एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, जो भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। या फिर मैं क्या करूं? हमने 11th में पढ़ा था, जब भी हमें किसी को खर्चा देना होता है या तो हम पार्टी अकाउंट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, टू आउटस्टैंडिंग। ये सब आप पढ़ चुके हो 11th के अंदर, सब 11th में। आउटस्टैंडिंग मतलब आपको देना है किसी को, पार्टी अकाउंट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब कभी भी खर्चे या इनकम के पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, अनपेड आ गया, एडवांस आ गया, इसका मतलब है वो पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे बनाते हैं ना फैमिली ग्रुप, पापा मम्मी उसके अंदर सब एडेड होते हैं, वैसे ये खर्चा, ये आउटस्टैंडिंग जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे 1000 रुपये एयरटेल को देने, 2000 रुपये वोडाफोन को देने, 500 रुपये BSNL को देने। तो ये खर्चा है, यहाँ पे वो ग्रुप हो गया और उसको हमने एक में ग्रुप कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
ओके अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट खर्चा है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, ऑल द खर्चा, ये वाला क्या है? ये वाला खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा यहां तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में। खर्चा है ना, खर्चा इज नॉमिनल, नॉमिनल आपको बता चुका हूं, रूल नंबर 3 आपको लिखवाया था, एवरी एक्सपेंस विल गो टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉब्लम ये है, यहां जाएगा, यहां जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई डायरेक्ट खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट खर्चा है तो वो प्रॉफिट में जाएगा। अगर वो खर्चा मेरा इसमें बनाने के लिए जरूरी है, मान लो मेरे एक पेन बनाने के लिए लेबर हायर किया, उसको मैं सैलरी दे रहा हूं, तो वो जरूरी है, इसके बिना वो नहीं बन सकता, तो वो खर्चा यहां ऐड होगा। सपोज करो कोई भी खर्चा है टू एक्सपेंस, तो मैं ऐड कर लूंगा यहां पे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, यहां ऐड कर लूंगा या फिर यहां ऐड कर लूंगा, दोनों में से कहीं ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। या तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, अगर मान लो मेरा सेल्स में ना खर्चा है, जो सेल्स करता है उसको मुझे लेट्स सपोज 500 रुपए देने, नहीं दिए मैंने, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा जो नहीं दिए। तो खर्चा या तो यहां या यहां, डायरेक्ट होगा तो यहां, इनडायरेक्ट होगा तो यहां। क्लियर है? दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, डेबिट साइड में जाएगा ना, ऐड होगा ना, डेबिट साइड में होगा, ऐड होगा, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। ओके, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? दूसरा इफेक्ट देखो, मुझे किसी को पे करना है, तो मुझे एक पार्टी को पे करना है, किसी को पे करना है, तो मतलब ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया ना, एनीथिंग प्रीपेड विद आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, इफ वो पर्सनल अकाउंट होता है। मुझे किसी को पे करना है तो लायबिलिटी में जाएगा, और लायबिलिटी में आएगा यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहां जाएगा? यहां पे लायबिलिटी, मुझे किसी को पे करना है, लायबिलिटी, मुझे देना है किसी को, आई हैव टू पे टू हिम, लायबिलिटी में जाएगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल ऑलवेज गो टू द लायबिलिटी। तो पहला यहां पे लिख दो बैलेंस शीट, कहां जाएगा? लायबिलिटी। तो पहला इफेक्ट खर्चों में ऐड हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में यहां पे दिखा देंगे अपन। कहां दिखा देंगे? मुझे किसी को पे करना है, मुझे एयरटेल को पे करना है 1000 रुपए, यहां पे आ जाएगा मेरी लायबिलिटी। क्लियर है? ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना, एनीथिंग प्रीफिक्स बाय आउटस्टैंडिंग है कुछ भी, वो का नॉमिनल अकाउंट नहीं है। क्लियर है? तो अगर सपोज करो ट्रायल बैलेंस में दिया हो 5000 रेंट, ट्रायल बैलेंस में दिया वो 5000 रेंट, सपोज करो रेंट मेरा खर्चा है, ये मेरा ऑफिस का रेंट है, तो यहाँ पे आ गया 5000 ट्रायल बैलेंस में दिया वो रेंट। अब वो बोला हुआ है उसमें से 1000 रुपए रेंट मुझे और देना बाकी है, तो 1000 देना बाकी है किसी को, तो यहाँ पे मैं 1000 ऐड करूंगा, तो यहाँ दिखा दूंगा 6000, 1000 ऐड करूंगा, मुझे किसी को देना है, तो खर्चा बढ़ गया मेरा, खर्चा बढ़ गया, खर्चा 5000 नहीं है, 5000 तो मैंने पैसे पे कर दिए, 1000 मैंने पे नहीं किए, तो 6000 रुपए। ओके, और 1000 जो आउटस्टैंडिंग है वो मुझे किसी को देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 रुपए। क्लियर है? और अगर यही खर्चा यहाँ का होगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, पर ऐड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम अलग से लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है मैंने खर्चा पहले से ही पे कर दिया। सपोज करो कि मेरा जो ऑफिस का रेंटल है वो 1000 रुपये पर मंथ है, कितना खर्चा हो गया? 12000। मैंने 3 साल का एक साथ पे कर दिया, 3 साल का 1000 रुपये पर मंथ का मेरा खर्चा है रेंट का, मैंने 3 साल का एक साथ पे कर दिया, मतलब 36 मंथ का मैंने पे कर दिया। मैंने कहा लैंडलॉर्ड यार तू रखना यार, तो 36,000 मैंने पे कर दिया 3 साल का। मैंने लैंडलॉर्ड को कहा तुम एक साथ चेक रख, 36,000 का अकाउंट का 3 साल तक मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ओके, अब हो गया 36,000। अब 36,000 को हम डिवाइड कैसे करेंगे? 36,000 को हम कैसे करेंगे? क्या हम पूरा खर्चा मान ले इसके अंदर? नहीं, पूरा खर्चा नहीं मान सकते। क्यों? अरे पूरा खर्चा मेरा, आई एम फॉलोइंग द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो इस साल का खर्चा इस साल आएगा, अगले साल का खर्चा अगले साल आएगा। इस साल का खर्चा कितना है? पर इस साल का खर्चा तो सर मैंने 1000 पर मंथ है ना, तो 12,000 रुपये ही है। इस साल का खर्चा तो 12,000 रुपये ही है। हाँ, बट मेरा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 36,000, तो सपोज करो यहाँ पे आ रहा है टू रेंट आ रहा है 36,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है लेट्स सपोज,
ठीक है ना। अब यहां पे मेरा कितने महीने का मेरा एडवांस पे कर दिया, मैंने पहले से ही पे कर दिया सर 24 महीने का। 3 साल का है तो 2 साल का अपना एडवांस पे कर दिया, 1 साल का 12,000 तो 2 साल का आपने पहले ही पे कर दिया 31 मार्च को 24,000। तो 24,000 जो होता है वो आपका एडवांस आपने पे कर दिया, या उसको मैं बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, चलो 24,000। अब ये 24,000 मैं कहाँ लेके जाऊंगा, 24,000। अच्छा देखो, अब ये प्रीपेड खर्चा हो गया, हाँ प्रीपेड खर्चा हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बहुत ही सिंपल है, पहले मैं आपको एंट्री बताता हूँ। ये सब एंट्री आप अपने 11th क्लास में कर चुके हो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बताओ, टू एक्सपेंस अकाउंट। फंडामेंटल क्लियर रखो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सर ये क्या एंट्री कर ली, एक्सपेंस कभी डेबिट, हमेशा तो डेबिट होता है, आपने क्रेडिट कैसे कर दिया। सिंपल सी बात है, प्रीपेड है मतलब मैंने पहले ट्रायल बैलेंस में 36,000 दिखा रखा है, गलत दिखा रखा है। 36,000 खर्चा नहीं हुआ है मेरा, एक सारा खर्चा 12,000 ही है, क्योंकि मैं तो बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ साल भर के लिए। 12,000 खर्चा है तो 12,000 दिखना चाहिए, 36,000 क्यों दिख रहा है, मतलब 24,000 पहले से ही पे कर दिया। हाँ तो 24,000 मैं यहाँ से लेस करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा 12,000 ही आना चाहिए। यस 12,000 आना चाहिए, यहाँ 12,000 ले लिया, लेस प्रीपेड। तो पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, पहला एडजस्टमेंट होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस। या तो वो ट्रेडिंग का होगा या वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहला इफेक्ट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक बात बताओ, दूसरा इफेक्ट होगा सर एक में मैंने पहले से दे दिया तो इसका मतलब है मेरा एसेट बन गया। क्यों, लायबिलिटी बना, अरे एसेट बना ना, मुझे उससे सर्विस लेनी है, क्यों, मैंने लैंडलॉर्ड को 2 साल का पैसा पहले ही पैसा दे दिया, तो इसका मतलब है 2 साल तक मैं उसका बिल्डिंग यूज कर सकता हूं, अब तो कोई मांगने आने वाला नहीं है। या फिर मैं उससे पैसा वापस मांग सकता हूं कि मुझे पैसा वापस दे, मैं तेरी बिल्डिंग खाली कर रहा हूं। दोनों केस के अंदर मुझे कुछ लेना है उससे, या तो सर्विस या फिर पैसा। तो दूसरा होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना, वो यहां आ जाएगा। क्लियर है, तो दूसरा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा आपका एसेट साइड में, क्लियर है, बात समझ में आया। वापस समझाता हूं, प्रीपेड खर्चा अगर मतलब पहले से मैंने खर्चा पे कर दिया तो मतलब मुझे सर्विस लेनी है, एसेट। दूसरा मैंने ज्यादा खर्चा मतलब मैंने 36,000 खर्चा दिखा दिया, दिखाना चाहिए था मुझे 12,000 रुपए, 12,000 तो 24,000 आ गया, तो 24,000 यहां पे आ जाएगा प्रीपेड। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, यही तो गलती करते हो, यहाँ 12 है ना तो यहाँ पे लोग 12 दिखा देते हैं। अरे भाई प्रीपेड तो 24 है ना, पहले से कितना पे किया 24,000, तो 24,000 और 24,000 यहाँ पे। ओके, समझ में आया आपको, कंसेप्ट में आया। प्रीपेड पहला इफेक्ट कहाँ पे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस होगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, एसेट साइड के अंदर जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं अब हम। लेट्स डू एडजस्टमेंट नंबर 4, द प्री रिसीव इनकम, जिसको हम और भी बोलते हैं एडवांस इनकम। हमें इनकम पहले से ही एडवांस में आ गई है, तो आप खुद ही सोचो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। मुझे पहले से ही इनकम एडवांस में आ गई है, मतलब जो मैंने अभी तक सर्विस दी नहीं है उसकी पहले से पैसा आ गया। मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे सीए की कोचिंग की फीस आज ही दे दी, तो मतलब मुझे आपको अगले साल सीए पढ़ाना है, तो मेरी लायबिलिटी बन रही है। हाँ मुझे आपको सर्विस देनी है, आपने मुझे पहले ही पैसा दे दिया। पहले तो मुझे इसकी एंट्री बताओ, इनकम रिसीव इन एडवांस। पहले हम एंट्री करते हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हो, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम, जिसको आप एडवांस भी बोल सकते हो, एडवांस इनकम। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई इनकम अकाउंट डेबिट टू। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, देखो खुद ही सोचो। नॉर्मली जो इनकम होती है, हम सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। नॉर्मली 99% ऑफ केसेस में जो इनकम होगी वो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो इनकम यहां जाती है ना, दिस इज एन एक्सपेंस कॉलम, क्रेडिट साइड में इनकम, तो इनकम यहां जाती है बाय इनकम। क्लियर है, अब वो इनकम कहां जा रही है, यहां जा रही है। ओके,
अब सपोज करो कि मेरी लेट सपोज 5,000 मेरी 12th की फीस है और लेट सपोज 10,000 रुपये मेरी सीए की फीस है, तो टोटल 15,000 आपने मुझे आज ही दे दिए 15,000 रुपये। अब मेरे पास कितने इनकम आ गई? 15,000 रुपये इस साल आपने मुझे दे दिया। अगर मुझे सर सीए भी आपसे पढ़नी है तो आपने मुझे 10,000 रुपये सीए की फीस भी आज दे दी। मेरी 12th की फीस तो 5,000 ही है, तो 5,000 प्लस 10,000 15,000 रुपये हो गई। अब 15,000 मुझे मिल गए, ओके, पर इसमें से मेरी इस साल की इनकम कितनी आ रही? इस साल तो मैंने आपको 12th ही पढ़ाई है ना, तो मेरी इनकम तो 5,000 ही हुई। हाँ, तो 10,000 रुपये जो आपने एडवांस दिया, मुझे आपको उसकी सर्विस देनी है, तो 10,000 रुपये मेरी इनकम हुई नहीं, तो 10,000 रुपये मेरी इनकम इस साल की नहीं हुई, तो लेस एडवांस या प्री रिसीव इनकम, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा 10,000, और ये 10,000 हम कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? अरे यार सोचो ना, मेरे एंगल से मुझे पैसे आप पहले ही दे चुके हो, तो मुझे आपको सर्विस देनी पड़ेगी, अगले 1 साल तक आपको सीए पढ़ाना पड़ेगा 12th के बाद। तो एज ऑन 31 मार्च जब मैं 12th की अकाउंटिंग क्लोज करूंगा तो मुझे आपको सीए पढ़ाना पड़ेगा 10,000, मुझे आपको लाइबिलिटी है, मुझे सर्विस देनी है, तो वो यहाँ जाएगा। तो एडवांस इनकम मुझे देना है, तो आपको कैसे सोचना है? यहाँ पे 10,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? एडवांस इनकम 10,000 रुपीज टू 10,000 रुपीज। क्लियर है? समझ में आया? मतलब मुझे पहले से इनकम मिल गई है, तो मैं इनकम से लेस करूंगा, तो पहला एडजस्टमेंट लेस फ्रॉम इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लेस करेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर आप लेस करोगे। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे? अरे यार दूसरा तो बहुत ही सिंपल है, आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके जाओगे, और इसको कहाँ लेके जाओगे? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि मुझे उनको सर्विस देनी है, मुझे उसको सर्विस देनी बाकी है। क्लियर है? समझ में आया? मुझे एडवांस में इनकम आ गई, तो मतलब मेरी इनकम इस साल की है नहीं, 15,000 रुपये इनकम नहीं है, 5,000 ही है, मैंने आपको 5,000 का माल पढ़ाया, तो 10,000 माइनस कर लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 5,000, और ये 10,000 यहाँ जाएगा एडवांस इनकम, क्योंकि मुझे आपको सर्विस देनी बाकी है। प्री रिसीव इनकम, इसको आप एडवांस इनकम भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट नाउ लेट्स नाउ डू द एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम रिसीवेबल। मुझे कोई इनकम रिसीव होने वाली है, अभी तक मिली नहीं है। रिसीव मतलब मैंने किसी को सर्विस दे दी, मैंने उसको 12th लेट सपोज पढ़ा दी, और अब तक उसने 12th की फीस नहीं दी है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? लेट सपोज मेरी 12th की फीस है, सपोज करो 5,000 रुपये, और उसने पे किए मात्र 2,000 रुपये, तो मतलब मेरी 2,000 रुपये तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। हाँ भाई, इनकम रिसीवेबल, भाई इनकम रिसीवेबल आ रहा है लेट सपोज 3,000 रुपये, टोटल फीस है मेरी 5,000 रुपये, उसमें फिर 2,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो 2,000 रुपये जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो यहाँ पे आएगा बाय इनकम। हाँ 2,000 रुपये, भाई ट्रायल बैलेंस का आइटम तो एक ही बार आता है या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इनकम है नॉर्मली, सेल्स नहीं है। ओके, अब उसमें से मुझे वो बता रहा है कि मैं तो यार पूरा साल पढ़ाया, तो 5,000 रुपये आनी चाहिए ना, तो उसने 2,000 रुपये क्यों दिए? 3,000 रुपये मुझे लेने बाकी है, इसका मतलब है 3,000 रुपये मैं ऐड करूंगा, लेने बाकी है, ऐड इनकम रिसीवेबल, ओके 5,000, और मुझे किसी से पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। जब भी किसी से पैसे लेने होते हैं तो मेरा एसेट होता है इनकम रिसीवेबल, कितना? 3,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? इनकम रिसीवेबल 3,000 रुपये, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, 3,000 रुपये लेने हैं, तो यहां पे आएगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? जब भी मुझे किसी को पैसे देने होते हैं तो वो लायबिलिटी में, किसी से पैसे लेने होते हैं तो 3,000 यहां पे आएगा। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे लेना है, तो मेरा एसेट है। ओके, अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? सिंपल सी बात है, एंट्री कैसे करेंगे? इनकम रिसीवेबल, इनकम हो रही है तो टू इनकम, और मुझे इनकम किससे लेनी है? किसी पर्सन से लेनी है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितनी इनकम लेनी है? 3,000। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया 3,000, मुझे 5,000 मिलनी चाहिए थी, उसने 2,000 ही दिया, 2,000 तो आ गया, वो तो एडजस्टमेंट हो गई। ओके, इनकम 3,000 मुझे मिलनी चाहिए, तो 3,000 रुपये एक जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, एक जाएगा, तो एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड होगा,
ओके, और एक जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। क्लियर है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, मुझे पैसे लेने हैं एसेट साइड, तो एक जाएगा एसेट साइड में डेबिट है तो यहाँ पे जाएगा, और एक जाएगा आपके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली ट्रेडिंग का नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम होती है, यहाँ पे हमें सेल्स और आती है, तो यहाँ पे जाएगा 3,000 रुपये। मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो यहाँ मुझे इनकम भी तो है, मैंने इस साल 5,000 रुपये की मैंने मेहनत की ना, तो 5,000 मुझे मिलने चाहिए, तो इनकम 5,000 की होनी चाहिए। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा आपका? चलो अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ। Let's now move to the next adjustment, the adjustment of bad debt. See, bad debt दो तरह के होंगे, एक होगा आपका ट्रायल बैलेंस में आएगा और एक होगा आपके एडजस्टमेंट में आएगा। मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं जो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट आएगा। ओके, बैड डेब्ट जब भी आएगा ध्यान रखना, व्हाट इज बैड डेब्ट? बैड डेब्ट का मतलब ये होता है कि मुझे मालूम चल गया है कि वो पैसा देने वाला नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए का पेन बेचा लोगों को, अब उसमें से मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है, मुझे कंफर्म हो गया है कि 20,000 रुपए नहीं आएंगे, 1 लाख में 20,000 नहीं आएंगे, कंफर्म हो गया है, मुझे पता है वो नहीं देने वाला, उसने जो खुद बोल दिया दीपक मैं देखो नहीं दूंगा 20,000 रुपए, मतलब अब मुझे 1 लाख रुपए नहीं आएंगे, 80,000 रुपए आएंगे, तो 20,000 क्या हो गया, मेरा जो डेटर था जिससे मुझे पैसे लेने थे वो खराब हो गया, खर्चा हो गया। एंट्री क्या करेंगे? देखो एंट्री होगी, हमेशा ध्यान रखना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमेशा यही एंट्री होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट टू डेटर। यहां तक कंसेप्ट हमें नहीं आया? बैड डेट डेबिट किया, डेटर क्रेडिट किया। सर डेटर क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज मुझे किसी से पैसे लेने थे, अब वो नहीं आने वाले, तो 20,000 से मुझे एसेट कम करना पड़ेगा, एसेट कम करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? देखो इसके दो एडजस्टमेंट होंगे, एक तो ये ट्रायल बैलेंस का अगर आइटम है, नहीं ये एडजस्टमेंट का आइटम है, तो दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट होगा कि यहां पे बैड डेट हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में कभी नहीं आएगा। तो यहां पे जो बैड डेट, जो मेरा ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट है वो तो यहां आ गया, ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट आ रहा है उसकी एंट्री हो चुकी है, तो वहां पे आ रहा है लेट्स सपोज बैड डेट 500 रुपए, तो वो तो पहले आ चुका है। ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट है वो यहां पे आता है। ओके, अब उसके बाद एडजस्टमेंट में जो बैड डेट आया ना, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एडजस्टमेंट में जो आया उसको मैं ऐड करूंगा, ऐड बैड डेट, कौन सा वाला? एडजस्टमेंट वाला। क्लियर है? लेट्स सपोज ट्रायल बैलेंस में 500 आ रहा है और नीचे दिया हुआ है कि 10,000 रुपए बैड डेट और हो गया, तो टोटल बैड डेट 10,500 का हो गया। क्लियर है? अब ये तो हो गया पहला इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं ना, बैड डेट एक यहाँ पे, दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा मुझे किसी से पैसे लेने थे, डेटर 1 लाख रुपए लेने थे, हाँ, अब उसमें से मुझे पता है कि मुझे ये 10,000 रुपए नहीं आने वाले, कंफर्म हो गया, तो लेस बैड डेट 10,000 तो 90,000। सर आपने 10,000 यहां दिखाया, 10,000 यहां दिखाया, तो पहले मैं इसका इफेक्ट बता देता हूं। पहला इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड टू बैड डेट। अगर पहले से बैड डेट है तो ऐड कर लो, नहीं है तो अलग से दिखा दो, टू बैड डेट दिखा दो। अगर पहले से बैड डेट ट्रायल बैलेंस में तो 0 प्लस 10,000 हो गया। ओके, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर से सब्ट्रैक्ट करो इन बैलेंस शीट, मतलब एसेट से माइनस करो। क्लियर है? तो दो इफेक्ट क्या आएंगे? पहले अब एसेट से माइनस करेंगे जो भी बैड डेट हुआ, और वो यहाँ। बट सर एक मिनट, यहाँ पे तो 10,500 है, तो आपने यहाँ पे 10,500 क्यों लिया? अरे भाई 500 जो बैड डेट है ये पुराना, ये बैड डेट एंट्री हो चुकी, ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसका मतलब एंट्री हो गई भाई साहब, ट्रायल बैलेंस में आइटम आ गया, एंट्री हो गई है 500 रुपए की, और वो 500 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद 10,000 रुपए और हो गया, तो उसकी एंट्री करनी है। देखो एडजस्टमेंट का मतलब है एंट्री करनी बाकी है, एंट्री कर ली, दो इफेक्ट हो गए। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में है आपका, देखो क्या दिया होगा, देखो आपको ये डेबिट, ये क्रेडिट, आपको दिया होगा बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा 500 रुपए।
तो ये जो 500 है तो वो तो यहाँ लेके ट्रायल बैलेंस का टाइम एक ही बार आता है, एडजस्टमेंट हो चुका, और ये 500 पहले ही माइनस हो चुका है इसके अंदर। 1 लाख में 10,500 माइनस होके आया हुआ 1 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बैड डेट न्यू ₹10,000, 10,000 का बैड डेप हुआ, तो 10,000 आप यहाँ ऐड करो, खर्चा है ना, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, नुकसान हो गया है, मुझे नहीं मिलने वाला। एक खर्चा दिखा दूंगा, ऐड करूंगा 10,000 प्लस 500, और एक 10,000 रुपये मेरे जो मुझे नहीं मिलने वाला पैसा वो यहाँ दिखा दूंगा 90,000 रुपीज़। क्लियर है? तो बैड डेप के दो इफेक्ट, एक डेटर से कम करेंगे, दूसरा जो बैड डेप पहले से ट्रायल बैलेंस में उसमें हम एड बैक करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन मूव करते हैं। Let's do the adjustment number 7, the provision for doubtful debt, जिसको मैं और बोलता हूँ reserve for doubtful debt। आप इसको RDD भी बोल सकते हो या provision for doubtful debt। ये होता क्या है, देखो हम फॉलो करते हैं the concept of prudent, the concept of conservative, और conservative concept बोलता है आप expected loss recognize कर लो, expected profit recognize मत करो। मैंने 1 लाख का पेन बेचा, ओके, अब मुझे लग रहा है शायद इसमें से 5,000 रुपये नहीं आएंगे, शायद नहीं आएंगे, कंफर्म नहीं है। मुझे लग रहा है यार ये हर साल कोई ना कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम करता है, शायद, अभी तक कंफर्म नहीं है। 5,000 रुपये का मुझे पता है आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लग रहा है शायद नहीं आएंगे, ये हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, ये 5,000 रुपये आने वाले नहीं है। तो 1 लाख में फिर 95,000 है, मतलब मुझे मालूम चल रहा है अभी कि नहीं आने वाले हैं, तो मतलब पहले से ही मुझे मालूम चल गया, इसका मतलब है मुझे एक्सपेक्टेड लॉस आज ही रिकॉग्नाइज करना है, और अगर मैं आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा तो मेरा कंसेप्ट बनेगा, और मेरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, और कंजर्वेटिव कंसेप्ट की एंट्री क्या होगी, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री क्या होगी, देखो सिंपल एंट्री होती है, हमें एक खर्चा दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, लिखो एंट्री 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, अब यहाँ पे पहला और दूसरा फैक्ट क्या होगा, देखो ये पहले एंट्री समझ लेते हैं। देखो ना, मुझे पता है कि सपोज करो कि मुझे डेटर है मेरा एसेट में 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे पता है कि सपोज करो कि मुझे पता है कि यार 10,000 रुपये नहीं आने वाले, 5,000 रुपये आने वाले ही नहीं है, नहीं, मुझे लग रहा है शायद नहीं आएंगे, शायद नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है अगले साल शायद नहीं देगा, कंफर्म नहीं, कंफर्म हो गया तो बैड डेप्ट हो गया, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है तो मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनेगा, कितने का बनेगा, 5,000 का बनेगा, तो मैं एक तो माइनस करूंगा यहाँ पे लेस RDD भी बोल सकते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या बोल सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, कितना सर, 5,000 रुपये, और ये मैं कहाँ दिखा दूंगा, ये मैं दिखा दूंगा यहाँ पे मेरा खर्चा। सर कैसे खर्चा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 कितना है, 5,000 रुपये। तो खर्चा कैसे, अरे यार 1 लाख में से मुझे 5,000 रुपये नहीं आने वाले, तो खर्चा हो गया, और खर्चा यहाँ दिखाते हैं, तो 5,000 खर्चा यहाँ, 5,000 खर्चा यहाँ माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 1 लाख लेने थे लोगों से, अब मुझे लग रहा है शायद नहीं आएंगे, तो 95,000, अगर नहीं आएंगे तो मतलब मैंने खर्चा रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, खर्चा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में नहीं जाता। एवरीथिंग जो भी फाइनेंस का खर्चा होता है ना, वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे, ऐड करोगे, डेबिट साइड में ऐड करोगे, डेबिट साइड में लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दूसरा इफेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर से लेस करेंगे, डेटर से लेस करेंगे, मतलब जो भी बैलेंस शीट में आइटम है डेटर, उसमें से 5,000 रुपये मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करूंगा। क्लियर है, समझ में आया। और ध्यान रखना, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा बैड डेट के बाद निकालते हैं। मतलब अगर आपने 11 में पढ़ चुके हो, अगर सपोज करो आपका डेटर, आपका जो बैड डेट है 10,000 रुपीज़, 1 लाख रुपये आपको लोगों से लेना है, और 20,000 लोग नहीं देने वाले, कंफर्म हो गया, बैड डेप्ट हो गया, तो 1 लाख माइनस 20 80, और 80 में से 5 माइनस करेंगे 75। ओके, और 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, और जो 20,000 बैड डेप्ट हुआ वो यहाँ आएगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक यहाँ माइनस करेंगे और एक क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट नाउ
लेट्स डू एडजस्टमेंट नंबर 8, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सर ये क्या होता है? देखो ये क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैंने ये 1 लाख का पेन बेचा, ठीक है। अब 1 लाख का पेन में फिर मुझे पता है कि 20,000 तो पक्का नहीं देने वाले, वो तो बैड डेप्ट हो गए। बैड डेप्ट हो गया मतलब वो तो नहीं देने वाले। अब 80,000 बच गया, मतलब 1 लाख में फिर 20,000 तो कंफर्म हो गया वो नहीं देने वाले, 80,000 हो गए। अब 80,000 में फिर मुझे पता है कि शायद 10,000 रुपये नहीं आने वाले, शायद नहीं आने वाले। मतलब पहले 1 लाख मुझे लेने थे, उसमें से 20,000 तो पक्का नहीं देने वाले, तो 80 हो गए। अब 80 में से मुझे लग रहा है शायद 10 नहीं देंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, RDD जो अभी आपको बताया। तो कितने हो गए? 80 माइनस 10, 70,000। अब 70,000 में फिर मुझे लग रहा है कि मैं शायद उनको मैं डिस्काउंट दे सकता हूं आपको पेमेंट जल्दी करने के लिए। क्या पता वो पेमेंट जल्दी कर ले, 10 दिन में कर ले, 20 दिन में कर ले, शायद मैं उनको डिस्काउंट दे सकता हूं। और मैं डिस्काउंट किसको दूंगा पता है? जितना मुझे लग रहा है मिलने वाला है। तो मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाला, 1 लाख में फिर 20,000 तो कंफर्म नहीं मिलने वाले, वो तो डूब गए। 80 में से मुझे लग रहा है 10 मिलेंगे ही नहीं, तो 70। अब 70 में फिर मैं डिस्काउंट निकालूंगा, जो भी डिस्काउंट लिखा हुआ है, लेट्स वो 70 जाएगा, 1% लिखा हुआ है, तो 70,000 का 1% 700 रुपये डिस्काउंट हो गया। और वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, टू डेटर मत कर लेना, रिजर्व। अभी तक मुझे पता नहीं कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है शायद मैं दूंगा। सपोज करो 700 रुपये हुआ, 700 रुपये और 700 रुपये। क्लियर है? एंट्री क्या करेंगे? देखो पहली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, अगर डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में है तो उसमें ऐड कर लेंगे टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर। ठीक है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर, यहाँ पे होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट 700 700 700 यहाँ पे आ गया। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी डेटर से लेस करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सपोज करो 1 लाख का है, उसमें से 700 रुपये मैंने माइनस किए तो 99,300। क्लियर है? समझ में आया? मतलब यहाँ से 1 लाख में मैंने 700 माइनस कर दिए 99,300, और ये जो 700 ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ये 700 जाएगा यहाँ पे। और अगर ये बैड डेट में ऐड नहीं होगा, अलग से हेडिंग दिखाएंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अलग होता है, डिस्काउंट अलग होता है। क्लियर है? तो पहला इफेक्ट कहाँ जा रहा है? पहला इफेक्ट जा रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। अगर पहले से डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड कर लो, वरना अलग से दिखा दो। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेटर से लेस कर लो, लेस फ्रॉम डेटर्स। एसेट साइड में जो डेटर्स आता है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में आता है, डेटर से लेस कर लो यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया? तो डेटर्स के 3 पॉइंट बताए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगा? अब मैं डील करूंगा इन तीनों कंसेप्ट को, बैड डेट भी डील करूंगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी डील करूंगा, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी करूंगा। इसका हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है, अब हम उस पर वर्कआउट करते हैं। So student, I have already taught you the concept of bad debt, the reserve for doubtful debt and a reserve for discount on debtor. अब अगर ये तीनों क्वेश्चन में आ जाए तो हम इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखो प्रायोरिटी समझ लो। सबसे पहले बैड डेट की एडजस्टमेंट, ये प्रायोरिटी है। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सबसे पहले ये, और उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सबसे पहले बैड डेट, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। बैड डेट पहले, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दूसरा, और उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट। सब समझ में नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस पे दे रखा है डेटर 1 लाख का, ओके, लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस के जो बैड डेट आ रहा है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, वो एक ही बार आता है। नॉमिनल है पर्सनल है, नॉमिनल है तो वहीं जाएगा।
एडजस्टमेंट में आ गया बैड डेप, लेट सपोज आ गया बैड डेप आ गया 20,000, तो 20,000 बैड डेप, हाँ 20,000 बैड डेप कितना हो गया 80,000। तो 20,000 बैड डेप एडजस्टमेंट में आ रहा है ना, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे टू बैड डेप कितना 20,000। ओके, उसके बाद बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%, लेट सपोज 10% बनाना है 10%, तो 10% ऑफ 1 लाख नहीं 80,000। अरे यार 1 लाख लेना है मुझे, 20,000 तो आने ही नहीं है, तो 80,000 ही तो आने हैं। अब 80,000 का 10% मुझे नहीं आएगा, तो पहले बैड डेप करेंगे फिर 10% निकालेंगे, RDD 8,000, तो कितना जाएगा 72,000। ओके, और ये 8,000 कहां पे जाएगा, ऐड RDD 8,000। क्लियर है, हाँ। अब उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डिस्काउंट भी है, कितना है, लेट सपोज 1%, कितना है 1% है, तो 1% ऑफ 1 लाख नहीं, 1% ऑफ 80 नहीं, ये सब माइनस करने के बाद 1 लाख में से माइनस कर दिया 20,000, 80,000 में से माइनस कर दिया मैंने 8,000, 72। उसके बाद इसका 1% लेस 1% आर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 720, इसमें से माइनस करेंगे, और ये 720 कहां जाएगा, अलग से दिखाएंगे 722 अलग से दिखाएंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्लियर है, तो देखो हर के दो सेट हो गए, 20,000 8,000, बैड डेट माइनस करने के बाद 10% निकालेंगे, तो 10% ऑफ 80,000 8,000 यहाँ पे, तो टोटल कितना आ गया 28,000। ओके, और ये माइनस करने 72 माइनस 720, तो फिगर कितनी आ गई 71280, यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 720 है वो यहाँ पे लेके चला गया। मतलब पहले प्रायोरिटी ये करेंगे, पहले ये माइनस करेंगे, इसके बाद ये इस पे निकालेंगे और ये इस पे निकालेंगे। कभी भी ऐसे मत करना, अगर क्वेश्चन में ये पहले दिया हो या ये पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में तीनों है तो ऑर्डर हमें ये फॉलो करना है। क्लियर है, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अभी तो हम एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। तो बैड डेप का एडजस्टमेंट समझ में आ गया ना। अच्छा, ट्रायल बैलेंस का बैड डेप हमेशा यहीं, ट्रायल बैलेंस का यहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस का एक ही बार, एडजस्टमेंट का 2 बार। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।